तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यहाँ पर बोर्ड ने आपके लिए जारी किया है। क्या जारी किया है देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए जारी किया है यहाँ पर बोर्ड का मॉडल पेपर, ठीक है ना। पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके लिए जारी कर दिया गया है। आपको यहाँ पर इस मॉडल पेपर को समझना है। सभी बच्चे हमारे प्यारे जो बच्चे इनको समझेंगे जरूर। आदर्श प्रश्न पत्र की बात करें, कक्षा 10 की बात करेंगे, ठीक है ना। विषय सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, केवल प्रश्न पत्र आपके लिए है। क्या है? केवल प्रश्न पत्र है, ठीक है। पूर्णांक 70 नंबर का आपका होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, और ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और इस मॉडल पेपर को आपको पूरा सॉल्व करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। पूरा मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से समझेंगे तब सब लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को सामान्य निर्देश दिए। अगर कोई भी आप मॉडल पेपर पा रहे हैं ना, उसका निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सामान्य निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न, सबसे पहली बात, सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य है, ठीक है ना। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, जो शुरू के 15 मिनट आपके लिए है ना, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपके लिए निर्धारित है, ठीक है ना। और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। जो यहाँ प्रश्न पत्र है आपके 2 खंडों यानी कि अ एवं ब में विभाजित है। दोनों खंडों में क्या है? विभाजित है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। और खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है। जो खंड अ है ना, इसमें 20 अंक के जो आपको होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आप OMR सीट पर दिया जाना है। किस पर दिया जाना है? OMR सीट पर दिया जाना है। तो ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनका प्रश्न आप कहाँ देंगे? OMR सीट पर देंगे, ठीक है ना। चलिए, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, अथवा इरेजर या वाइटनर से का प्रयोग न करें, ठीक है ना। यानी अगर आप उसके उत्तर दे दिए तो उसको काटना भी नहीं है। ध्यान दीजिए, इसी बात को आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब प्रश्न आप करेंगे ना, तो ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप काट पीट कर देंगे या गलत उत्तर दे देंगे तो आपको वहाँ मीट नहीं सकते हैं, या उसको काट नहीं सकते, या वाइटनर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बेहद ध्यान देना होगा। और खंड ब में 50 अंकों का है। खंड ब क्या है? वहाँ 50 अंकों का है। और इसमें वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न आपके होंगे, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा। इसमें आपको वर्णनात्मक 1 प्रकार के प्रश्न और वर्णनात्मक 2 प्रकार के सारे मानचित्र वाले संबंधी प्रश्न होंगे, ठीक। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी आपके लिए जो प्रत्येक अंक होगा, प्रत्येक प्रश्न होगा, उसके लिए जो अंक होगा आपके सामने निर्धारित है। मतलब उसके सम्मुख क्या है? अंकित है, उसके सम्मुख आपको दिया गया है, ठीक है ना। इस बात को याद कर लीजिएगा। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो आपके लिए मानचित्र दिया गया है ना, उसको उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ, किसके साथ? मजबूती के साथ संलग्न करना है। मजबूती से क्या करना है? संलग्न करना है, ठीक है ना। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र काल के स्थान पर अलग से प्रश्न लिख लिए गए हैं, या लिखने के लिए दिए गए हैं। मतलब जो दृष्टिबाधित लोग हैं ना, जो यानी डिसेबल हैं आँख से, तो उनके लिए क्या किया गया है कि आपको अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। चलिए खंड अ के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को शेयर कर देंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। खंड अ की बात करेंगे। इसमें खंड अ की बात करेंगे, जिसमें आपको 20 अंक दिया जाएगा। कितना अंक? 20 अंक दिया जाएगा। और इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। कौन से प्रश्न? बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? ऐसा कौन है, कौन ऐसा है जो 1815 की वियना संधि से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मैटरिनिक, या जूसेपी मोत्सिनी। कौन? जूसेपी मोत्सिनी। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन। क्या हो जाएगा? नेपोलियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? नेपोलियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? जो सत्ता की साझेदारी का जो बेल्जियम मॉडल है, इसका मुख्य महत्व क्या है? ठीक है ना? तो आपको इसको बताना है इसका मुख्य महत्व क्या है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सभी जातीय समूहों में उनकी आबादी के अनुसार साझा शक्ति साझा की गई, या सभी जातीय समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, या संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर की बात करेंगे यहाँ सभी लोग ज़रूर इसका जवाब देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग? इसका आंसर हो जाएगा सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों क्यों गिर गई? यानी 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, ये आपको बताना है। तो बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर की बात करेंगे यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग? इसका आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण। किसके कारण? महामंदी के कारण। देखिए, जब वहाँ पर देखिए 1934 और 1928 से 1934 के बीच में क्या हुआ था? भारत में क्या आई थी? महामंदी आ गई थी। तो उस समय यहाँ पर क्या हुआ था? जो गेहूं की कीमत थी ना, वो 50% गिर गई। ठीक है ना? क्या गिर गई? 50% गिर गई। चलिए अगला देखेंगे। ब्रेडन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कौन सा संस्थान? ब्रेडन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो ब्रेडन वुड्स नामक संस्थान ये कहाँ पे है आपका? अमेरिका में है। कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। ठीक है ना? तो ब्रेडन वुड्स नामक संस्थान कहाँ स्थित है? यह अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना? अगला 5वें नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से इनमें कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो था ना, ये लक्षण जो था संघीय सरकार में संबंधित नहीं है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन 6वें नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो अगर हम सामाजिक विभाजन की बात करें तो सामाजिक विभाजन आप भारत में ही अगर हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सामाजिक विभाजन हुआ है धर्म के आधार पर भी हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भाषा के आधार पर भी हुआ है, जैसे आप तमिलनाडु में चले जाइए, केरल में चले जाइए, वहाँ आपको भाषा अलग दिखेगी। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अ और ब दोनों क्या होगा? आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि जो हमारा सामाजिक विभाजन है वह दोनों तरीके से हुआ है। ठीक है ना? चलिए अगला देखेंगे। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, या बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर की बात करें, सभी लोग आंसर की बात करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। क्या हो जाएगी? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जो राष्ट्रवाद का उदय है सर्वप्रथम यहाँ पर किस देश से हुआ था? जर्मनी से, या फ्रांस से, या इटली से, या ब्रिटेन से। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ब हो जाएगा। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? ठीक है ना? किसको? ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? चार ऑप्शन आपको दिखेगा। रूसो, विक्टर इमोन्युएल, या काल्विन, या जूसेपी मुत्सनी। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। तो आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग? सभी लोग इसका आंसर देंगे। यहाँ पर कौन हो जाएगा? जूसेपे मुत्सनी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? द नंबर आपका हो जाएगा जूसेपी मुत्सनी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। अ एवं ब दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। क्या देती है? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ठीक है ना। मृदा किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन है, यह आपको बताना है। तो नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, या जैव संसाधन, या संभावी संसाधन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनवीकरण योग्य संसाधन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवीकरण योग्य संसाधन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? क्या निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, या अति पशुचारण। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्या? अधिक सिंचाई आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर की बात करेंगे। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? किस राज्य की जो शिशु मृत्यु दर है वह निम्नतम है? केरल की, बिहार की, पंजाब की, या हरियाणा की? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर केरल की। किसकी हो जाएगी? केरल की हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? किसको? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व, या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उद्यम का स्वामित्व। क्या हो जाएगा? उद्यम का स्वामित्व। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि का अनउपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग? भूमि का अनउपजाऊ होना। ठीक है ना, भूमि का अनउपजाऊ होना। ठीक है ना। चलिए अगला देखा। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? किसका? गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये आपको करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। भूमिहीन ग्रामीणों, क्या कर रहा है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? ठीक है ना। उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चा लोग? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य। किसका? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, यह आपको बताना है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो सभी लोग इसका आंसर आप लोग भी लिखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऐसा कौन सा है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना। अगला 20 नंबर की बात करेंगे। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? जो वैश्वीकरण है इसका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या उपरोक्त में से सभी। तो आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। खंड ब की बात करेंगे, यहाँ पर लगभग उत्तर 80 शब्दों में आपको लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है ना। अथवा 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ठीक।
सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या जाति में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है ना। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए, ठीक है ना। चौथे नंबर की बात करेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। अथवा अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में विवेचना कीजिए, ठीक। अब ये प्रश्न आपको 1.5 शब्दों में लिखने होंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जाने वाले असहयोग आंदोलन से क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, ये आपको 6 नंबर का मिलेगा। अथवा में सत्याग्रह क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे, ये आपको बताना है। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। वैध साधन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के वर्णन कीजिए, ठीक है ना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है, कारण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। मानचित्र संबंधी आपसे प्रश्न पूछेगा, जैसे निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में डॉट चिन्ह द्वारा और नाम सहित दर्शाइए, सही नाम व अंकन, हाफ अंक आपको मिलेगा। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये आपको बनाना है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे मानचित्र वाले आपके प्रश्न हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।